आगे और बता दें कि महाराणा प्रताप की आज 482वीं जयंती है और जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आज चित्तौड़गढ़ जाकर राणा पुंजा भील की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और महाराणा प्रताप की जयंती की पूर्व संध्या जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए और सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि महाराणा प्रताप जी की वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट समर्पण की गौरवमयी गाथा युगों युगों तक राष्ट्र के कण कण को गौरवान्वित करती रहेगी। आज चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर में आयोजित मूर्ति अनावरण समारोह में सम्मिलित होंगे। महाराणा प्रताप राजपूतों के सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे और महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर उन्हें उनकी बहादुरी, साहस और योगदान के लिए याद किया जाता है। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और जीवन भर मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप को नमन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी हैं और महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें याद किया है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, राणा पुंजा भील की मूर्ति का अनावरण आज सीएम करेंगे। चित्तौड़गढ़ में मूर्ति का अनावरण होगा। तो सीएम ने महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम ने पोस्ट करते हुए अपने इस पोस्ट में लिखा है, मां भारती के लिए महाराणा प्रताप के त्याग, पराक्रम और बलिदान की अमर गाथा हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। सीएम की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। महाराणा प्रताप के त्याग, पराक्रम और बलिदान की अमर गाथा को सीएम ने याद किया है और कहा है कि हर भारतीय के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। तो महाराणा प्रताप की आज जयंती है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। उनके अदम्य साहस, उनके पराक्रम और शौर्य की बात अपनी इस पोस्ट में उन्होंने लिखी है। जैसा कि आप देख पा रही हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें याद किया गया है। और जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व मेयर मुनीश गुर्जर की गिरफ्तारी हो सकती है। मुनीश गुर्जर सहित 9 पार्षदों को गिरफ्तार किया जा सकता है। पूर्व एडिशनल कमिश्नर के साथ बदसलूकी का मामला है। डिप्टी मेयर असलम फारूकी सहित 9 पार्षदों की गिरफ्तारी होगी और पार्षदों के खिलाफ नगरपालिका कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इसके संकेत दिए हैं। पूर्व मेयर मुनीश गुर्जर और 9 पार्षदों की गिरफ्तारी की तलवार अब लटकने लगी है। निगम के पूर्व एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र कुमार वर्मा के साथ हुई बदसलूकी के मामले को लेकर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अपराधी उप महापौर पार्षदों ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एफआईआर रद्द करवाने के लिए याचिका प्रस्तुत की थी। वो याचिका कल निरस्त हो चुकी है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका को अस्वीकार कर दिया है और हम आज ही हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री जी और पुलिस के अधिकारियों से बात करके दोषियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें, विवादों में नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर का विदेश दौरा। मेयर ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो का दौरा किया था और ब्रिक्स एसोसिएशन ऑफ सिटीज की बैठक में वो शामिल भी हुई थी और विदेश के दौरे के लिए राज्य सरकार ने से अनुमति उन्होंने नहीं ली थी। नेता प्रतिपक्ष ने स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशन को पत्र लिखा है। ये बड़ी खबर, नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या का विदेश दौरा अब विवादों में है और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशक को पत्र लिखा है। तो मेयर साहिबा से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप विदेश दौरे पे गई हैं तो आपको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आप किन मदों में किस तरीके के खर्चों से आप विदेश भ्रमण पर हैं। अगर कोई विदेशी संस्था या विदेशी सरकार आपके रुकने का, ठहरने का, हवाई यात्रा का खर्चा वहन कर रही है तो ये FCRA के तहत आता है। FCRA का मतलब हुआ
विदेशी अनुदान विनियमन अधिनियम, जिसके तहत ऐसे खर्चों के लिए आपको पूर्व में FCRA से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। तो क्या उनके पास ऐसी कोई स्वीकृति है? अगर है तो उनको ये स्पष्ट करके दिखानी चाहिए। बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ उपखंड में पेयजल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं जलदाय विभाग की लेट लतीफ के कारण आम जन परेशान है। शहर में जगह जगह पर राइजिंग टूटी हुई पड़ी है और सड़कों पर रोजाना लाखों लीटर पानी बह रहा है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। पेयजल समस्या को लेकर आमजन का गुस्सा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि ठेकेदार के कार्मिक और आमजन आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पुलिस थाने तक पहुंच रहे हैं। विधायक ताराचंद सारस्वत, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से लेकर जयपुर में PHED के उच्च अधिकारियों तक लगातार आवाज भी उठा रहे हैं। पेयजल संकट को लेकर श्रीडूंगरगढ़ में कांग्रेस का भी बड़ा प्रदर्शन होने वाला है और आने वाले दिनों में भी हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं जालौर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक पिछले 30 सालों से जंजीरों में जकड़ा हुआ है और इनका परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिले के गांव में 30 साल के दिनेश कुमार को पिछले 3 दशकों से जंजीरों में बांधकर रखा गया है। मानसिक रूप से बीमार दिनेश और उनका अपाहिज भतीजा सुमित एक पेड़ के नीचे बनी झोपड़ी में खटिया पर जिंदगी काट रहे हैं। ये कहानी न केवल एक परिवार की मजबूरी को दर्शाती है, बल्कि सरकारी योजनाओं की नाकामी को भी उजागर करती है। 10 लोगों का ये परिवार गरीबी की मार झेल रहा है। परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक शख्स है जो मजदूरी करता है। बारिश के मौसम में झोपड़ी के आसपास पानी भर जाता है, जिससे दिनेश और सुमित की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। विशेष समुदाय से होने के बावजूद परिवार को SC/ST योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता। सरकारी मदद के अभाव में ये परिवार बेसहारा है। परिवार ने कई बार सरकारी मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दिनेश और सुमित को ना विकलांग पेंशन मिल रही है, ना ही मानसिक स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं काकी लागू दिनेश रे 30 सालों ने सोरा इलाज करावा गुजरात लेको पाली दवा ले जोधपुर दवाई लई सा कोई फर्क है नहीं ने घर बार सा आया है ने आप सरकार ने मैं विनती करो कि जटी वेजट सा मारो सोरा कटी इलाज कराओ ना अन चैनल दे सुने ने सोरा कटी सुविधा करो सर ने मोर भैंग का पूरा परिवार सा मैं परेशान हो बोले कपड़ा नहीं पहरे हिनोन नहीं करे रोटी नहीं खाए मोने सबो नहीं भाटा ठोके गाना बोले सब मैं परेशान हो सा 30 साल हूँ। आप सरकार माँ बाप हो ने सोरन लेकिन कभी सुविधा करो दवाई दारू कराओ सरकार दिया करे मेहरबानी करो सरकार मान बाप हो दवा कराई पालनपुर ले गया पाली ले गया भी जोधपुर ले गया कोई इलाज डाटो नहीं हुकुम आप सरकार मान बाप हो करो दिया करो मेहरबानी दो अच्छे रहे बाजी गरीब आदमी कोई रोटी नहीं है प्रोग्राम में नहीं है बाजी। कितना साल थी है रोटी लावा तो है कितना साल थी बीमार? वो 30-35 साल थी है। 30-35 साल। कोई सरकार अफसर हटे आया? अफसर कलेक्टर ने रिपोर्ट दी थी। हाँ कलेक्टर ने मैंने सुना की थी कि डॉक्टर जोधपुर ले गो लेने के आशा देना पड़ी आवा तो आया कोई सुना की थी बस वो जो कलेक्टर ने रिपोर्ट दी थी सर। अच्छा आप रिपोर्ट दी कोई आया नहीं आया सर। जालोर जिले के केशवड़ा का एक परिवार है जो कि हरिजन परिवार है। पिछले लंबे समय से जगनलाल का परिवार आर्थिक स्थिति के साथ साथ परिवार के बच्चे से पीड़ित है। जगनलाल का परिवार 10 सदस्यों का परिवार है और कमाने वाला सिर्फ एक गलबाराम का बड़ा भाई दिनेश कुमार जो पिछले 30 वर्षों से मानसिक रोगी बना हुआ है और स्थिति बेहद नाजुक है, जिससे परेशान नजर आ रहा है और पूरा परिवार ग्रसित है। हालांकि इस परिवार की कौन सुने, इस परिवार की सुनने वाला कोई नहीं है। ये परिवार की स्थिति कई वर्षों से गंभीर बनी हुई है और इसका जो परिवार का आशियाना है वो रोड से नीचे आया हुआ है, जो कि पानी का भराव क्षेत्र है। ये स्थिति पूर्व कई समय से बनी हुई है। हालांकि कुछ लोगों के आर्थिक मदद से यहाँ पर मिट्टियाँ डलवाई है जिससे पानी ना भरे, लेकिन मकान गहराई में होने से
अक्सर बारिश के मौसम में ये पूरी तरह से तालाब बन जाता है, जो कि ये परिवार रहने के लिए मजबूर और बेघर हो जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय पहले इन्हें एक पीएम आवास के तहत एक मकान मिला है, जिनकी राशि उनको अब तक 1 लाख रुपया मिली है। उसके अलावा और कोई इन्हें फायदा नहीं हुआ। हालांकि ये बीपीएल परिवार है। आखिर में ऐसी समस्या, ऐसी विडंबना और ये तस्वीर आपने आप को एक विचलित करने वाली है। हम मौके पे खड़े हैं, लेकिन हम भी इस तस्वीर और ऐसी आपदा देखकर सहम गए। आखिर में कब तक सरकार ऐसे लोगों और ऐसे परिवारों पर ध्यान देगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये तस्वीर आज देख रहे हैं, ये एकदम अपने आप में शर्मसार करने वाली तस्वीर है। हम उनकी माता से बात करेंगे कि कब से ये समस्या है और आप कब से परेशान है, और जो दिनेश है ये कब से बीमार है। माता जी, क्या नाम है आपका? बाजी आज 30 रुपया और तो वहाँ हालत है। तो दवाई घनी जोधपुर ले गया, अहमदाबाद, हैंगटी लेके बर्बाद किया माँ से। अब मैं तुम्हारा खावाना नहीं पानी तो अब नहीं से धरती। अब मैं तो सरकार को तुम रोज ना करो। रोगी के हिसाब से ये बार बार अब शब्दों का प्रयोग करता है, तो हमें भी बड़ी परेशानी होती है और आसपास के लोग भी परेशान हैं। आखिर में क्यों? देखिए, विडंबना बहुत बड़ी है। अब कब सरकार इस पर संज्ञान लेगी और दिनेश का उपचार कब होगा, ये तो वक्त ही बताएगा और समय ही बताएगा। जालोर से एनडीटीवी के लिए भरतराज पुरोहित की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको कोटा से बता दें। रेलवे ट्रैक पर मिला छात्र का शव। डकनिया के पास रेलवे ट्रैक पर यह शव मिला है। 10वीं का रिजल्ट आने के बाद छात्र घर से लापता था। छात्र की सुसाइड करने की आशंका है। उद्योग नगर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर कोटा से है। रेलवे ट्रैक पर एक छात्र का शव मिला है। डकनिया के पास रेलवे ट्रैक पर शव मिलने के बाद से हड़कंप मच गया है। बता दें कि 10वीं का रिजल्ट आने के बाद से ही ये छात्र घर से लापता था और छात्र के सुसाइड करने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल उद्योग नगर पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। कोटा की ये खबर है। रेलवे ट्रैक पर छात्र का शव मिला है। बता दें कि डकनिया के पास रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। दरअसल ये छात्र 10वीं का रिजल्ट आने के बाद से घर से लापता था और अब छात्र के सुसाइड करने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस पर जानकारी देंगे हमारे साथ सहयोगी शाकिर अली कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाकिर, आपसे जानना चाहेंगे, छात्र का जो शव मिला है रेलवे ट्रैक पर, सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। अब तक जो जांच पड़ताल हुई है, क्या जानकारी मिल पाई है? कि देखिए, अभी तक जो प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक छात्र विज्ञान नगर क्षेत्र का रहने वाला था और डकनिया स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला है। कल 10वीं का जो रिजल्ट आया था उसके बाद से वो घर लापता था। उद्योग नगर थाना इलाके का यह मामला है। उद्योग नगर थाना पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कुछ देर बाद जो है शव का पोस्टमार्टम होगा। परिजन जो है एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी पहुंच गए हैं। तो रिजल्ट जो जारी हुआ था उसके बाद से जो है घर से लापता था। बताया जा रहा है कि उसके जो है परसेंटेज कम आया था, उसके बाद वो घर से लापता हो गया था। अब उद्योग नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। परिजनों से भी जो है इस बारे में पूछताछ की जाएगी। कुछ देर बाद जो है शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ठीक है शाकिर, आपका शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर से ही धुएं का गुबार देखा जा सकता था। गनीमत रही कि इस बड़े अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग के चलते गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में मां और बेटे की मौके पर मौत हो गई। डंपर ने बाइक को चपेट में लिया। हादसे में पति गंभीर रूप से घायल। मांडल चौराहे पर यह हादसा हुआ।
और हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यह हादसा कितना भीषण था। मां और बेटे की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई। डंपर ने दरअसल बाइक को चपेट में ले लिया और इस हादसे में पति गंभीर रूप से घायल है। मांडल चौराहे पर हादसा हुआ है और हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं डंपर ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक पर सवार मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि पति इस घटना में गंभीर रूप से घायल है। भीलवाड़ा से खबर है जहां डंपर ने बाइक को अपनी चपेट में लिया है और ये बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे की तस्वीर सामने आ चुकी है। मांडल चौराहे पर हादसा हुआ है। सीसीटीवी में यह हादसे की तस्वीर कैद हुई है। तो इस हादसे में पति गंभीर रूप से घायल हुआ और मां और बेटे की मौत हो गई। और जयपुर हवाई अड्डे को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। हवाई अड्डे पर वित्त वर्ष 2024-25 में यात्री यातायात में 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच हवाई अड्डे पर 61 लाख यात्री आए, जबकि पिछले वित्तीय साल में 55 लाख यात्री आए थे। हवाई अड्डे ने 16 फरवरी 2025 को अपने अब तक के सबसे अधिक यात्री और विमान यातायात की आवाजाही दर्ज की थी। और जयपुर नगर निगम हेरिटेज डिजिटल बाल मेला और फ्यूचर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में चित्रकला प्रदर्शनी और स्वच्छता कैंपेन आयोजित की गई। गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में सुबह 8 बजे प्रदर्शनी और कैंपेन की शुरुआत हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। गोविंद देव जी मंदिर में आयोजित ये कार्यक्रम कौन बनेगा बाल पार्षद अभियान के तहत आयोजित किया गया। डिजिटल बाल मेला की जानवी शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी के जरिए बच्चों ने अपने शहर को सुंदर रखने का संदेश दिया और साथ ही चित्रों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक भी किया। और इसके साथ ही उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी भी ली, लोगों के साथ साझा की। आपको बता दें, कौन बनेगा बाल पार्षद अभियान के तहत हर वार्ड में स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान बच्चों की ओर से चलाया जा रहा है। जल्द ही बाल पार्षदों की एक विशेष साधारण सभा की बैठक आयोजित की जाएगी। मतलब अगर तीसरी चौथी के बच्चे को ये समझ में आने लग जाए कि जयपुर के लिहाज से उनको स्वच्छता के लिहाज से क्या काम करना है, तो मुझे लगता है नगर निगम हेरिटेज और फ्यूचर सोसाइटी अपने प्रयासों में पूर्णतः सफल हुई है कि इन्होंने बच्चों के मन में ये बात उठाई है और आगे बढ़े, जयपुर के लिहाज से अच्छा काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फ्यूचर सोसाइटी का जो प्रयास है स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा है। हम लगभग 1 साल से इनके साथ में जुड़े हुए हैं और इनके माध्यम से खासतौर से स्कूली बच्चों को, राजकीय विद्यालय के जो बच्चे हैं, जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, निम्न मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, उनमें उनके माध्यम से सफाई का संदेश देने का प्रयास लगातार ये कर रहे हैं, जिसके तहत कौन बनेगा बाल पार्षद जैसे बिल्कुल नवाचारी प्रयोग भी ये कर रहे हैं। तो आज की जो नई पीढ़ी है, अगर वो स्वच्छता के बारे में जागरूक होगी तो आने वाले जो भविष्य का भारत है वो साफ सुथरा होगा और कचरा। और जयपुर में 84 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने गंभीर रूप से बीमार बेटी को बचाने के लिए अपनी किडनी दान कर दी। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज की यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग की देखरेख में किडनी प्रत्यारोपण का काम सफलतापूर्वक पूरा हुआ। बुजुर्ग महिला की बेटी की जिंदगी नियमित डायलिसिस पर टिकी हुई थी और किडनी फेल हो चुकी थी। बिना ट्रांसप्लांट के उसका जीवन संकट में था। जब उपयुक्त डोनर की तलाश शुरू हुई तब उसकी 84 वर्षीय मां बुधू देवी ने अपनी किडनी दान करने की सहमति दी। डॉक्टरों का कहना है कि इस आयु में किडनी डोनेट करना अपने आप में एक विरल और प्रेरणादायक घटना है। आमतौर पर 60 से 65 वर्ष की उम्र के बाद अंगदान को जोखिम भरा माना जाता है, लेकिन इस मां की दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत स्वास्थ्य और बेटी के लिए अटूट प्रेम ने चिकित्सा विज्ञान को भी नया रास्ता दिखाया। अपनी सुरक्षा से मैंने किडनी दी राजी से और मेरी जिंदगी बच गई बेटी की। नहीं, आपकी बेटी परेशान थी क्या? परेशानी, डायलिसिस चल रहा था उनका। हाँ, डायलिसिस। फिर डायलिसिस चल रही, जब मैंने परेशानी मेरी लड़की बाकू मैंने किडनी दी भी। जब मेरी बेटी, डॉक्टर बहुत बढ़िया है यहाँ के,
मेरी जिंदगी बचा दे, बेटी की बचा दे, मेरी बचा दे। डॉक्टर बहुत बढ़िया अच्छे आदमी है। आपका ऑपरेशन के बाद आपको कोई परेशानी तो नहीं आई? और वो को कोई परेशानी नहीं आई, वो को आई ना मेरी लड़की को आई। अच्छा, आपको बिल्कुल कोई डर तो नहीं लगा? इतनी ज्यादा उम्र में भी आपने अपनी वो बेटी के लिए किडनी दी थी। ना लगे सब, वो बिल्कुल डर ना लगे कतई। अच्छा, और डॉक्टर बहुत बढ़िया आदमी है। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।